तो मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। संज्ञान टेक्निकल ज्ञान जो चैनल है, और इसमें आज हम सीखने वाले हैं माइक्रो ओवन जो है, जिसमें बहुत ही आइटम का खाना बनाया जाता है, उसके बारे में सीखेंगे आज। और उसकी पूरे वायरिंग के बारे में सीखेंगे, और उसमें क्या क्या जो स्पेयर पार्ट लगा हुआ होता है उसके बारे में आज सीखेंगे। और किस चीज के खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरी तरह से देखें और बीच बीच में स्किप ना करते रहें, ताकि हम जो भी बात बोलेंगे, जो भी ज्ञान वाली बात होगी, शायद आप उसे स्किप कर देंगे तो आपको सही से समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से और केयरफुली देखें। और ये टोटल हिंदी में ही है, क्योंकि इंग्लिश तो सभी इंग्लिश में ही बात करते हैं, लेकिन हमारा समझाने बुझाने का जो मेन तरीका है कि इंग्लिश हो या हिंदी, हम आपको उस तरह से समझाएंगे कि आप एक बार में समझ जाइएगा। ऐसे आप यूट्यूब में अगर खोजेंगे तो बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक ही चीज के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाएगा एक ही वीडियो में, तो आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरा एक वीडियो आपके लिए काफी हो जाए, ताकि आप कहीं भी माइक्रो ओवन का नाम सुने तो हिचकिचाए नहीं। इसका रिपेयरिंग करने के लिए, या फिर अगर खुद से बनाना चाहेंगे तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद में आप खुद से भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो उसका जो फंक्शन है उसके बारे में भी जानेंगे, क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए वायरिंग डायग्राम से शुरू करते हैं। जैसे कि समय के बचत के लिए मैंने इसका वायरिंग तो नहीं, लेकिन जो स्पेयर पार्ट है इसका जो ड्राइंग है, जो चित्र है, वो उसको मैंने पहले ही बना रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा जो है स्पेयर पार्ट लगा हुआ है। इसमें कौन सा स्पेयर पार्ट का क्या काम है, क्या नाम है, और इसका वायरिंग कैसे होता है, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू से देखते हैं। जैसा कि जो मेन लीड होता है, जो मेन बोर्ड में जाता है, वहां से हम शुरू करते हैं। वहां से 230 वोल्ट हमारे वायर में आती है। आने के बाद में वहां से जैसे 230 वोल्ट हो गया, ये लाइव हो गया, मतलब मेन फेस हो गया, और ये वाला न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ से अब किसमें किसमें फेस जाएगा और किसमें किसमें न्यूट्रल जाएगा उसको देखेंगे, और ये काम किस तरह से करेगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो फेस है, फेस का कनेक्शन हम सबसे पहले फ्यूज में देते हैं। ये सबसे पहले आएगा फ्यूज में। बाई चांस फ्यूज इसलिए लगा हुआ रहता है कि कभी भी शॉर्ट सर्किट, इतने सारे पार्ट्स है, अब इतने सारे पार्ट्स जब चलेंगे तो कोई भी पार्ट्स कभी भी खराब हो सकता है। अब कोई भी पार्ट्स अगर खराब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो उसके शॉर्ट होने से दूसरा तीसरा पार्ट भी शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए कंपनी जो क्या है कि इसमें फ्यूज लगा देती है। इसमें फ्यूज जो है, हाँ, तो ये जो फ्यूज है, फ्यूज किस लिए लगाती है, और ये तो इसमें जो फ्यूज है ये हम आपको बता दें, ये 7 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक, 7 एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर तक की फ्यूज इसमें लगती है। और ये फ्यूज के बाद में ये मेरा जो कनेक्शन आगे जाएगा, ये बॉडी थर्मोस्टेट पे जाएगा। और बॉडी थर्मोस्टेट क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, वो नापता है। और बाई चांस बॉडी का टेम्परेचर जब ऑन पोजीशन में कभी ज्यादा हो जाए तो उस समय में ये कट ऑफ हो जाता है। मतलब ये ऑटोमेटिक कट ऑफ का ही काम करता है। ये आपका कट ऑफ कितना डिग्री पे करता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये कट ऑफ आपको करेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये जो बॉडी थर्मोस्टेट है ये उतना पे कट ऑफ करता है। अगर उससे कम टेम्परेचर है तो ये कट ऑफ नहीं करेगा, ये जो करंट है इसको पास करेगा। तो इसको पास
करने के लिए आप इसको देखेंगे, इस कुछ इस तरह से आएगा, ये डोर स्विच में चला गया। अब डोर स्विच के बाद में अब इसका कनेक्शन थोड़ा सा आगे जाएगा, और आगे जा करके इसका कनेक्शन यहाँ आगे जाके मतलब यहाँ से रिटर्न ले लेते हैं। ये आया, अभी फेस का ही कनेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद में जो कनेक्शन है वो न्यूट्रल का होगा। तो ये आपका आ गया ग्रिल हीटर में, ग्रिल हीटर में आएगा, और यही कनेक्शन इसमें आ गया, और उसके बाद में फिर से और एक थर्मोस्टेट स्विच में आएगा। ये थर्मोस्टेट स्विच जो है मैग्नेट्रॉन जो होता है, मैग्नेट्रॉन के ये नीचे में लिखे हुए मैग्नेट्रॉन, इसी के ऊपर में लगा हुआ रहता है ये स्विच। ये कुछ इस तरह से होगा, एक तरफ से करंट इन करेगा और दूसरे तरफ से आउट करेगा। ये मैग्नेट्रॉन स्विच हो गया। अब इसके सॉरी, मैग्नेट्रॉन के ऊपर में ये स्विच जो है थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ रहता है, और ये स्विच के बाद में इसका कनेक्शन आगे चला जाता है। आगे जाने का जो है तो थर्मोस्टेट स्विच के बाद में इसका कनेक्शन जो है यहाँ से निकल कर आपका डायरेक्ट आ जाएगा इस सेकेंडरी स्विच में। और सेकेंडरी स्विच जो है यहाँ से ही, यहाँ से आपका सप्लाई जो है आगे की तरफ निकलेगा, और आगे निकल निकल के ये जो है मान लीजिए क्या ये सही होता है, ये आपका इन हो रहा है, ये इन हुआ, इन का सिंबल कुछ इस तरह से, और जो आउट होगा इस तरह एरो हम दे दे रहे हैं, ताकि आपको जो है समझने में मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए ये जो ये रोटेशन मोटर है और ये ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में और रोटेशन मोटर में दोनों में ही इसका कनेक्शन जाएगा, जो कि यहाँ से निकलने के बाद में ये गया, एक फेस चला गया, और यही फेस रोटेशन मोटर में भी चला गया। तो रोटेशन मोटर में, थर्मोस्टेट में, और सॉरी ये ट्रांसफार्मर में, ग्रिल हीटर में, थर्मोस्टेट स्विच से होते हुए सेकेंडरी स्विच, और बाद बाकी इधर से मतलब आधा मेरा जो फेस सप्लाई का कनेक्शन है ये पूरा हो चुका है। और उसके बाद में इसका जो फेस का सप्लाई है, और ये फेस सप्लाई नीचे भी आएगा। नीचे जैसे कि डोर स्विच को हम लिए, तो इसमें जो ये फेस आ रहा है, ये फेस हम यहाँ से ले लेते हैं, और लेने के बाद में इस फेस को डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे बल्ब भी है, क्योंकि जो लाइट है, लाइट भी जलना है। कूलिंग फैन जो थर्मोस्टेट के ऊपर में थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है, उसको कूल करने के लिए कूलिंग फैन लगा हुआ रहता है। उसके बाद में कन्वेक्शन फैन भी लगा हुआ रहता है, फिर कन्वेक्शन हीटर भी लगा हुआ रहता है। तो इन सभी को न्यूट्रल फेस दोनों ही चाहिए। तो इसको हम ये लाइट को, जो लाइट है, इसको हम फेस देते हैं, न्यूट्रल भी देंगे, उसके बाद में ये काम करेगा। तो उसके बाद में देते हैं कूलिंग फैन को फेस दे देते हैं, कूलिंग फेस, कूलिंग के फैन के बाद में कन्वेक्शन फैन को भी हम फेस दे दिए, और इसके बाद में हम कन्वेक्शन हीटर को भी फेस दे दिए। अब इन सभी को चलने के लिए, ऑन होने के लिए इसमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, हालांकि इधर में जितने भी है सभी जगहों पे हमने फेस का सप्लाई दे चुके हैं। और उसके बाद में आपका रह गया हाँ, ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी, इसको मदर बोर्ड भी बोल सकते हैं, ये मदर बोर्ड ही होता है। मदर बोर्ड, सॉरी लिख नहीं रहा है सही से, मदर बोर्ड, जिसको पीसीबी भी बोला जाता है। पीसीबी चलने के लिए भी फेस की जरूरत पड़ेगी, तो फेस का एक सप्लाई हम यहाँ इसमें भी दे देंगे।
जैसे कि ये फेस की सप्लाई है, तो फेस की सप्लाई हम इसको डायरेक्ट दे देते हैं। तो मदरबोर्ड को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की दोनों की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद में रिले जो है, रिले में रिले से न्यूट्रल की सप्लाई जो है आउट होता है। तो न्यूट्रल की सप्लाई को आउट करने के लिए इसका कनेक्शन भी करेंगे। तो आप देखते रहिए। इसका वायरिंग जो है बहुत ही आसान है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है पर उतना कठिन नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। और ये है डोर लॉक। जैसे कि दरवाजा को बंद करेंगे तो क्या होता है कि सेंसर का काम करता है। ये जो डोर लॉक है, ये सेंसर का काम करता है कि हाँ डोर लॉक हो गया है। ये पीसीबी को इंफॉर्मेशन भेज देता है कि लॉक हो चुका है। बाद बाकी जितने भी प्रोग्रामिंग, कोई भी अगर बटन प्रेस किया जा रहा है यूजर के द्वारा तो काम करेंगे। तो जो डोर लॉक है इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से है। ये आपस में जो है कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता है। जैसे डोर खुला ये अनलॉक हो जाएगा, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे डोर बंद हुआ उसी तरह से फिर से कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन भी कुछ इस तरह से ही है। हम निकाल कर लाते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं। इसका जो पीसीबी का मेन पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद में ये टोटल फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब फेस कंप्लीट होने के बाद में अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन ये आगे निकल के आ रहा है। आने के बाद में सबसे पहले इसको हम दे देते हैं, पीसीबी में जाएगा एक न्यूट्रल। तो पीसीबी जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ले लेते हैं क्योंकि कलर चेंज नहीं हो रहा है। ये पीसीबी है, इसको फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गया। अब ये पीसीबी स्टार्ट हो जाएगी और यही न्यूट्रल जो है समय समय पे पीसीबी को जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगा कि अभी कौन सा फैन चलाना है, कौन सा हीटर चलाना है, उसी तरह से जो है बारी बारी से वो चेंज करके देता हुआ रहेगा। तो उसको देने के लिए इसका कनेक्शन, इसमें आपका टोटल ही एक जगह 4 पॉइंट है और एक जगह 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में तीनों को दिखाते हैं। ये रिले है तीनों, और ये तीनों रिले का जो है न्यूट्रल सप्लाई आउट होगा। न्यूट्रल सप्लाई आउट होगा तो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन इसमें पीसीबी जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है वो कंफर्म करता है। उसमें बहुत सारा लेग होता है और बहुत सारा फंक्शन होता है। आईसी कुछ इस तरह से होता है। तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से यहाँ से न्यूट्रल को है जो कि ये पास करेगा। और न्यूट्रल कहाँ कहाँ पे चाहिए वो देख लेते हैं। पहला पहला जो न्यूट्रल है वो पहला वाला न्यूट्रल आपका जा रहा है थर्मोस्टेट और ट्रांसफार्मर में जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर कहाँ है, यहाँ पे। और पहला वाला न्यूट्रल जो है यहाँ पे है। तो इसको ले लेते हैं यहाँ से और ये ट्रांसफार्मर में दे दिए। अब ट्रांसफार्मर काम करेगा प्राइमरी साइड में। जैसे न्यूट्रल और फेस इसको मिलेगा स्विचिंग के द्वारा, उसी समय ये ट्रांसफार्मर जो है अपना जो करंट है, वोल्टेज है, एम्पियर है, वो एक साइड से दूसरे साइड मतलब भेजना शुरू कर देगा। दूसरा साइड जैसे भेजेगा तो यहाँ पे मान लीजिए 230 वोल्ट आ रहा है। 230 वोल्ट इसमें इन हो रहा है। लेकिन ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि 230 वोल्ट आएगा, लेकिन इसमें 1400 से 1500 वोल्ट जो है ये आपका ट्रांसफार्मर वहां से निकालेगा। निकालने के बाद में जो है आगे चलकर ये वोल्टेज जो है और बढ़ जाएगा। और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसका कनेक्शन और आगे चला जाएगा। इसमें से ये वाला जो है
एक दो कनेक्शन, दो प्राइमरी में है और दो सेकेंडरी में है, न्यूट्रल और फेस, और इसमें भी न्यूट्रल और फेस ही होगा। तो न्यूट्रल और फेस को, तो दूसरा जो कनेक्शन है ये यहाँ से निकल कर ये डायरेक्ट आता है आपका मैग्नेट्रॉन के एक पॉइंट में, ये इन हो जाता है। अब मैग्नेट्रॉन के एक पॉइंट पे इन होगा तो ये मैग्नेट्रॉन काम नहीं करेगा, इसलिए इसमें और एक पॉइंट रहता है। ये भी मान लीजिए ये कनेक्शन, मतलब ये कैपेसिटर में इन होगा, कैपेसिटर में इन होगा, कैपेसिटर में इन होने के बाद में ये आउट भी होगा। अब कैपेसिटर में जैसे इन हो जाएगा वैसे दूस उसी में से, जैसे यहाँ पे इन हुआ और यहीं से आउट होगा, और आउट होकर दूसरा कनेक्शन जो है ये डायरेक्ट मैग्नेट्रॉन में आ जाएगा। और मैग्नेट्रॉन में जब आ जाएगा तो इसका वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन कर सकता है, इसलिए, और ज़्यादा कम भी ना हो, तो इसलिए इसमें एक डायोड भी लगाया जाता है कैपेसिटर में। और डायोड एक तरफ में अर्थिंग, मतलब न्यूट्रल पूरे बॉडी के साथ में ये कनेक्ट होता है। और दूसरा जो है इसका फ्यूज से ये कनेक्शन भी यहीं पे आ रहा है, और आने के बाद में ये फ्यूज से होता हुआ ये डायरेक्ट आपका कैपेसिटर में इन करेगा। ये इसको हम घुमा लेते हैं। तो फ्यूज जो है कैपेसिटर में इन हो गया, तो कैपेसिटर में टोटल चार पॉइंट है, जिसमें ऊपर का ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों एक है, और नीचे का ये दोनों भी एक है। तो इसमें टोटल पॉइंट हो गया एक और ये दो, और ये जो है कैपेसिटर जो है 2100 वोल्ट एसी करंट जो है बनाता है। 2100 वोल्ट ये एसी करंट बनाता है, ये बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज बनाता है, जिससे मैग्नेट्रॉन को हाई वोल्टेज चाहिए होता है, और मैग्नेट्रॉन अपना काम करता है, और माइक्रो ओवन में जो भी सामान रखा हुआ होता है उसको मतलब पकाने में बहुत ज्यादा समय इसको नहीं लगता, और बहुत ही आसानी से ये जो भी सामान, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, मीट हो गया, या फिर कोई कोई भी सामान जो उसमें बहुत सारा कंपनी बनाने के लिए दिया रहता है, वो उसको मतलब बनाया जाता है। तो उसके बाद में आपको दिखाते हैं ग्रिल हीटर का जो कनेक्शन है, इसको भी न्यूट्रल चाहिए होता है, तो ग्रिल हीटर को भी हम न्यूट्रल दे देते हैं। ग्रिल हीटर के लिए इसका यहाँ से रिले से होता हुआ ये जाके ग्रिल हीटर में सॉरी आपका जो न्यूट्रल मिल गया, अब ये चलने के लिए तैयार हो जाएगा। और बाद बाकी और भी इसमें कनेक्शन है जिसको चलने के लिए न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, जैसे बल्ब हो गया, तो बल्ब को जलने के लिए भी न्यूट्रल चाहिए। ये न्यूट्रल को हम पास करते हैं और ये पीसीबी के अंदर से एक नंबर पॉइंट में डाल देते हैं। और दूसरा पॉइंट ये फैन है, कूलिंग फैन, इसको भी न्यूट्रल चाहिए, तो इसको भी ये ये मान लीजिए 2 नंबर है, ये 2 नंबर यहाँ पे दे देते हैं। एक नंबर ये वाला हो गया, 3 नंबर इस पॉइंट, ये हो गया 4 नंबर। तो 3 नंबर जो है इसको मान लेते हैं 3 नंबर, और 4 नंबर ये हीटर हो गया, कन्वेक्शन हीटर। कन्वेक्शन हीटर के लिए सप्लाई के लिए हमें जगह मिल रहा है, तो इसका सप्लाई हम कर ही लेते हैं। चलिए 4 नंबर जो है कन्वेक्शन हीटर के लिए चला गया। हाँ, शायद 3 नंबर का सप्लाई भी बन जाएगा, वायर यहाँ से निकलने का मुझे जगह मिल रहा है, सो इसको भी हम निकाल लेते हैं आसानी से। उसके बाद में ये, चलिए 3 नंबर भी हो गया, और 2 नंबर आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये 2 नंबर, और यहाँ पे जो 2 नंबर पॉइंट है, यहाँ भी 2 नंबर जो पॉइंट है ये इसमें मिल गया। लेकिन
तो और इसमें और एक रह गया रोटेशन मोटर। इस रोटेशन मोटर में फेस पहले से ही दिया हुआ है, और इसको हम न्यूट्रल देंगे तो ये मोटर भी चलेगा, जिसपे सामान रखता है, जैसे पानी जो भी ब्रेड केक जो भी रखा जाता है, और उसके नीचे मोटर होता है, वो प्लेट जो है घूमता रहता है। उसी मोटर को चलाने के लिए इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन भी देना पड़ेगा, तभी ये मोटर भी चलेगा। तो इसका कनेक्शन जो है पीसीबी के 4 नंबर पॉइंट से यहाँ पे वायरिंग के लिए, चलिए ये निकल जा रहा है, हालांकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है वायरिंग, लेकिन आप हमारे आवाज से पहचान सकते हैं कि इसका वायरिंग कहाँ जाएगा। ये इसका वायरिंग पीसीबी के 4 नंबर पॉइंट से निकलेगा। 4 नंबर पॉइंट से निकलकर जो रोटेशन मोटर के लिए आपका सप्लाई चला जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे और क्या रह गया, हाँ कन्वेक्शन हीटर। कन्वेक्शन हीटर जो है, इसको भी, हीटर को ऑन होने के लिए न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए, तो इसको, इसका सप्लाई जो है यहाँ से लेते हैं, और ये रिले के 3 नंबर पॉइंट से इसका सप्लाई जो है कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो है पूरी वायरिंग जो डायग्राम है मतलब कंप्लीट हो चुकी है। और और एक बता दें कि इसका जो थर्मोस्टेट स्विच है, थर्मोस्टेट स्विच जो है आपका 45 यानी 45 डिग्री सेल्सियस का होता है ये थर्मोस्टेट स्विच। और ये जो बॉडी थर्मोस्टेट है वो 120 डिग्री टेम्परेचर के लिए बना हुआ रहता है। तो आप इसका वायरिंग कंप्लीट देख चुके हैं। इसके बाद में हम इसको और इसके बारे में बताएंगे कि ये जब खराब होता है तो इसमें क्या क्या चीज सबसे ज्यादा खराब होता है। हालांकि इतना सारा सामान है, इतना सारा इतना सारा क्या बताएं स्पेयर पार्ट है, इतना सभी सभी चीज खराब नहीं होता है। जैसा कि आप सोच रहे हैं या हम सोच रहे हैं, वो बाइक को सीधा कर दीजिए। बहुत सारा सामान जो है लगा हुआ है, लेकिन सभी चीज खराब होगा ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक दो या तीन पार्ट्स ही खराब होते हैं। जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होती है या फिर हाई वोल्टेज या फिर कोई स्पेयर पार्ट जो है कमजोर पड़ जाता है, उस समय ये खराब हो जाता है। तो खराब होने में क्या क्या खराब होता है सामान, उसको हम जानते हैं, क्योंकि ये जितने भी है ये हमारे हाथों द्वारा प्रैक्टिकल मतलब काम किया हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूज उड़ने का चांस जो है ये आपका ज्यादा होता है, ये फ्यूज आपका उड़ जाता है। फ्यूज इसलिए उड़ता है क्योंकि यहाँ जो सेकेंडरी स्विच है, यहाँ पे इसमें 3 पॉइंट है। आपको, आप देख रहे होंगे इसमें 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में एक से इन हो रहा है और दूसरे से आउट हो जा रहा है, दूसरे से आउट हो रहा है, यानी कि ये जा रहा है आपका ट्रांसफार्मर में जा रहा है और रोटेशन मोटर में जा रहा है, ठीक है फेस। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हाई वोल्टेज बनाता है, तो ये जब कभी भी शॉर्ट हो जाए तो ये जब भी शॉर्ट होगा, ऐसे तो ट्रांसफार्मर जल्दी शॉर्ट नहीं होता है, लेकिन अगर शॉर्ट हो गया तो बाद ये शॉर्ट होगा, ये फ्यूज को उड़ा देगा। लेकिन इसमें जो है ये दूसरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट में न्यूट्रल का सप्लाई दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रल का सप्लाई इसलिए दिया जाता है, ये न्यूट्रल का सप्लाई हो गया। ये दरवाजा जब भी खोलते हैं, जैसे माइक्रो ओवन का दरवाजा खोले उसी तरह से खोलते समय ये कनेक्शन जो है यहाँ से हट जाता है, और ये कनेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, इस तरह से मिल जाता है। दरवाजा ओपन जब रहेगा इस तरह से कनेक्शन मिल जाएगा, दरवाजा जब क्लोज होगा तो ये कनेक्शन फिर से इसमें मिल जाएगा। तो जब कभी दरवाजा ऑन रहे, ऑन रहने पे क्या होगा, इसमें तो फेस है क्योंकि ये फेस का सप्लाई दे रहा है, और जो आपका ये डोर स्विच है, ये डोर स्विच अगर डायरेक्ट कभी भी हो जाए, ये मान लीजिए काम ओपन और क्लोज नहीं हो रहा है,
तो जब डायरेक्ट हो जाएगा तो ये फेस जो है सप्लाई देता हुआ रहेगा। जब ही ये फेस सप्लाई देगा तो फेस सप्लाई घूमते हुए और यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद में आपका देखिएगा सेकेंडरी स्विच में फेस इन इन ही रहेगा। और जैसे दरवाजा को खोलेंगे, दरवाजा खोलने से क्या होगा, ये तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होकर के ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला पॉइंट से जैसे कनेक्ट होगा। ऊपर वाला पॉइंट से जैसे कनेक्ट हो रहा है तो ये तो न्यूट्रल है और ये वाला फेस है। तो न्यूट्रल फेस मिलने से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, आपको भी पता है। तो शॉर्ट सर्किट का काम, इसको सेव करने का काम जो है, करंट घूम कर जाएगा और ये जो प्राइमरी में फ्यूज लगा हुआ इस फ्यूज को उड़ा देगा। ये फ्यूज उड़ जाएगा, उसके बाद में जितना भी सर्किट है ये सेफ हो जाएगा, मतलब बच जाएगा। सिर्फ फ्यूज उड़ेगा तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में बाद बाकी स्पेयर पार्ट जो है ये बच जाएगा, खराब नहीं होगा। तो इसके बाद इसके बाद में देखते हैं और दूसरा सामान क्या खराब होता है। मान लीजिए कि माइक्रोवन हीट ही नहीं हो रहा है, मतलब गर्म नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या खराबी हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। ये सबसे ज्यादा ये फ्यूज खराब होता है। उसके बाद में ये थर्मोस्टेट कभी काल खराब होता है, उतना खराब नहीं होता है। और सबसे ज्यादा खराब होने में आपका ये कैपेसिटर जो है ये खराब होता है। ध्यान ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमारे द्वारा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसी फील्ड में काम भी करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है ये कैपेसिटर है जो खराब होता है। और ये डायोड भी कभी कभी खराब होता है। तो डायोड खराब है या अच्छा है, इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को कंटिन्यूटी मोड में डाल के यहाँ पे और यहाँ पे जैसे कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे और दोनों पॉइंट में टच करेंगे तो हमें मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे कुछ भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। सिर्फ वन है तो वन ही रहना चाहिए, या सीधा रखे या पलट के रखे, तो हम डायोड को ओके मानेंगे। अगर किसी भी तरह तो इसमें जब किसी भी तरह का वैल्यू नहीं आएगा मल्टीमीटर में तो आप समझ जाएगा कि ये ओके है। वरना अगर किसी भी तरह का वैल्यू दे रहा है ये डायोड डायोड अगर वैल्यू दे रहा है तो समझ जाएगा कि ये खराब है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। और कैपेसिटर को चेक करने के लिए इस पॉइंट को, ये एक नंबर पॉइंट मान लीजिए, ये एक नंबर पॉइंट है, ये दो नंबर पॉइंट, इन दोनों में कभी भी कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। ये एक नंबर अलग है, ये और दूसरा अलग है, ये दोनों अलग अलग है, इसमें कंटिन्यूटी या बीप कुछ भी नहीं आना चाहिए। और इस पॉइंट से, इस पॉइंट और इस पॉइंट, मान लीजिए एक नंबर पॉइंट और दो नंबर पॉइंट से यहाँ पे चेक करेंगे। ये बॉडी है ना पूरा, ये तो पूरा बॉडी है। तो एक नंबर पॉइंट से एक बार चेक करेंगे बॉडी के साथ कंटिन्यूटी या बीप नहीं आना चाहिए। उसके बाद में दो नंबर पॉइंट से भी बॉडी में टच करके देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट मल्टीमीटर का, फिर भी नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में ये मैग्नेट्रॉन भी खराब होता है, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे और यहाँ भी एक पॉइंट रखेंगे मल्टीमीटर का, और दोनों पॉइंट के जब भी रखेंगे तो उस समय ये वैल्यू देगा, बीप बजेगा, तो ये ओके है। उस पोजीशन में ये ओके है, बीप देगा। तो अगर कुछ भी नहीं दिया तो खराब है। हाँ, इस पॉइंट से और ये बॉडी है, बॉडी में जैसे दोनों पॉइंट को रखेंगे मल्टीमीटर का, रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब, तो उस समय आप देखिएगा कि यहाँ पे बीप दे रहा है, तो ये खराब है। या फिर इससे नहीं दे रहा है तो इससे दे रहा है, तभी भी ये खराब है। उसके बाद में ये ट्रांसफार्मर उतना ज़्यादा खराब नहीं होता है। हाँ, इसमें हीटर खराब होने का चांस रहता है, वो भी बहुत कम रहता है। तो हीटर को चेक करने के लिए दोनों प्रोब को, दोनों पॉइंट को कंटिन्यूटी मोड में डाल के देखेंगे, इसमें बीप बजर आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हीटर सही है। अगर कुछ नहीं आया तो ये हीटर खराब है। बल्ब जो है अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो ये नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो उस समय इसको चेंज कर देंगे। कूलिंग फैन है, इसका मोटर जो है, इस मोटर के पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर, कंटिन्यूटी आ रही है यानी कि डिस्प्ले में वैल्यू दे रहा है, तो ये मोटर सही है। फैन का जो कूलिंग फैन का मोटर ये सही है। कन्वेक्शन फैन का भी सेम होगा, इसमें भी कंटिन्यूटी आना चाहिए, तभी ये सही ओके। इस हीटर में भी कंटिन्यूटी आना चाहिए। थर्मोस्टेट स्विच है, इसमें भी कंटिन्यूटी आना चाहिए, तब जाके ओके होगा। कंटिन्यूटी अगर नहीं आया तो ये खराब, इसको चेंज कर दें। ग्रिल हीटर भी सेम है, ये इस दोनों में भी आपका कंटिन्यूटी आना चाहिए, तभी ये सही है, वरना ये भी खराब है। और डोर लॉक को चेक करने के लिए इसके दो पॉइंट में भी मल्टीमीटर
का जो दोनों प्रोब है उसको रखेंगे और कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे, और दरवाजा को एक बार खोलेंगे, खोलते समय क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा। ये अलग होगा यानी डिस्प्ले पे, मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं दिखेगा, और जैसे क्लोज करेंगे उस वैसे दिखेगा, तो ये ओके है। और फ्यूज को चेक करने के लिए इसका दोनों प्रोब पे सेम उसी तरह करेंगे जैसे आपका फैन, बाद बाकी हीटर उटर जैसे चेक किए डायोड डायोड मोड पे डाल के, उसी तरह इसको भी चेक चेक करेंगे। और रोटेशन मोटर ये भी एक तरह का मोटर है, इसको भी कंटिन्यूटी मोड में ही डाल के चेक किया जाता है। अगर कंटिन्यूटी मोड में डालने के बाद में अगर कंटिन्यूटी में दिखा रहा है तो समझिए कि रोटेशन मोटर भी सही है। फ्यूज को चेक करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट ब्लैक और रेड डालेंगे, या फिर रेड या ब्लैक कोई भी किधर भी डाल देंगे, तो उस समय ये जो है बीप आना चाहिए, मतलब आवाज या वैल्यू देना चाहिए, तो ये ओके है। अगर कुछ नहीं दिया तो ये फ्यूज भी खराब है, तो इसको चेंज करेंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका ये पीसीबी। पीसीबी में न्यूट्रल और फेस दिया हुआ है, तो फिर भी पीसीबी अगर ऑन नहीं हो रहा तो ये पीसीबी का फॉल्ट है। अगर आप रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो पीसीबी को डायरेक्ट चेंज करेंगे। हालांकि बहुत सा मात्रा में कुछ कंपोनेंट जो होता है खराब होता है, तो उसको चेंज करने से हो जाता है। जैसे रजिस्टर हो जाता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, आपका ट्रांजिस्टर, यही सब होता है। उसके बाद में आईसी होता है और इसमें रिले होता है। तो ये सब अगर खराब हो और इसका जानकारी आपके पास में है तो सही है, तो आप उसको रिपेयर कर लेंगे। अगर जानकारी नहीं है तो डायरेक्ट पीसीबी बोर्ड को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। हालांकि इसको रिपेयर कैसे करते हैं पीसीबी बोर्ड को, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। जो भी कंपोनेंट होते हैं, आपका रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो डीसी वोल्टेज पे चलते हैं, उन सभी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, और उसमें सभी के बारे में एकदम विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।